आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर पर मैं जो फर्स्ट 75 क्वेश्चंस हैं वो अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो 75 क्वेश्चंस के नहीं देखी है तो कृपया आप उसे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में भी मैं 75 क्वेश्चंस जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सोल्व कराऊँगा। तथा साथियों, आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि लगभग जो राजस्थान के जो पेपर हैं, जो अभी जो वैकेंसी निकली हुई है इंजीनियरिंग ट्रेड की, तो वो लगभग मैं सभी पेपर करवा चुका हूँ। इसके बाद मैं जो हरियाणा इंस्ट्रक्टर के जो पेपर हुए थे उनको सोल्व कराऊँगा। उसके बाद जो दिल्ली DSSB बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है जो कि इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम में पूछे गए उनको सोल्व कराऊंगा। उसके लिए मैं एक अलग से फ़ोल्डर बना दूंगा, जैसे कि प्लेलिस्ट में मैंने राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो उसमें सारे पेपर मैंने राजस्थान के जो इंस्ट्रक्टर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन डाले हुए हैं, उनके ही क्वेश्चन पेपर को डाला हुआ है। तो इसी तरीके से मैं राजस्थान के अलावा हरियाणा और दिल्ली के जो पेपर सोल्व कराऊंगा उनके लिए भी अलग से फ़ोल्डर बना दूंगा। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इन पर्टिकुलर पेपर्स को आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर इज़ दैट। किसी AC जनित्र और DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है। तो जो AC जनरेटर और DC जनरेटर में मेनली जो डिफरेंस होता है कि AC जनरेटर के अंदर क्या होती है, स्लिप रिंग्स होती है, और DC जनरेटर के अंदर क्या होता है कि कम्यूटेटर लगा होता है। तो इन दोनों के बीच यही अंतर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो AC जनरेटर हैज़ द स्लीप रिंग वाइल द DC जनरेटर हैज़ ए कम्यूटेटर। AC जनरेटर में सर्पी विलय होते हैं तथा DC जनरेटर में द्विक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द DC मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द रेशियो ऑफ बैक EMF टू द अप्लाइड वोल्टेज इज। एक DC मोटर अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेगा जब बैक EMF टू द प्रयुक्त विभव का जो अनुपात है वो कितना होता है, या रेशियो होता है वो कितना होता है। तो जो मैकेनिकल पावर डेवलप होती है DC मोटर के द्वारा मैक्सिमम जो व्हेन द रेशियो ऑफ द बैक EMF टू द अप्लाइड वोल्टेज इज 0.5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन DC सीरीज मोटर द टॉर्क या शाफ्ट टॉर्क इज लेस देन द आर्मेचर टॉर्क ड्यू टू। DC श्रेणी मोटर में शाफ्ट बलयुक्त का आर्मेचर बलयुक्त से कम होने का क्या कारण है। इन DC सीरीज मोटर जो शाफ्ट टॉर्क होती है वो लेस होती है देन द आर्मेचर टॉर्क ड्यू टू द स्ट्रे लॉसेज। जो स्ट्रे हानियाँ होती है उनके कारण क्या होता है कि जो उनकी जो टॉर्क होती है शाफ्ट की वो कम होती है आर्मेचर टॉर्क के कंपैरिजन में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ द बैक EMF ऑफ DC मोटर वैनिश सडनली। यदि DC मोटर का पार्श्व विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो आर्मेचर है में भी बर्न, जो आर्मेचर है इसका मतलब वो जल चुकी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल DC मोटर अप टू 5 हॉर्स पावर यूजुअली हैव। 5 हॉर्स पावर तक छोटी DC मोटर में सामान्यतः कितने पोल्स होते हैं। तो स्मॉल DC मोटर अप टू द 5 हॉर्स पावर यूजुअली हैव द 2 पोल्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, या 2 ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 230 वोल्ट DC सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू 200 सीरीज वोल्ट AC सप्लाई दम क्या होगा। यदि एक 230 वोल्ट DC जो डायरेक्ट करंट है सीरीज मोटर को 230 AC जो अल्टरनेटिंग करंट पर्दाय से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। तो इट विल रन द लेस एफिशिएंसी एंड द मोर स्पार्क। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो घट जाएगी और उसके अंदर से जो स्पार्क्स है, जो चिंगारी है, वो निकलनी शुरू हो जाएगी। तो निम्न दमशता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टैरिसीस लॉस इन ए DC मशीन लिस्ट
डिपेंड्स ऑन, डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस हानियाँ है वो कम से कम किस पर निर्भर करती है। तो द हिस्टैरिसीस लॉस इन ए डीसी मोटर लिस्ट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेटिंग एयर, हवादार हवा के प्रभाव की दर पर वह निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ एफिशिएंसी कर्व ऑफ डीसी मशीन इज, डीसी मशीन की दक्षता वक्र की प्रकृति है। तो नेचर ऑफ द कर्व ऑफ द डीसी मशीन इज फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो क्या होता है, पहले बढ़ता है और फिर घटती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई ए साइन डब्ल्यू टी और E2 इक्वेशन दी गई है बी साइन डब्ल्यू टी माइनस थीटा। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस, जो लैग डिफरेंस होता है वो आता है E2 लैग्स E1 बाई थीटा। तो जैसा कि देखने से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ थीटा माइनस क्या हो गया है, तो E2 क्या है, लैग है, मतलब पीछे है कितना, थीटा माइनस किया हुआ है। अगर आगे होता तो फेज क्या होता, आगे होता, तो लेकिन ये पीछे, लैग का मतलब होता है पीछे, कितना है, थीटा एंगल है वो पीछे है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द मीन वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इज 28/√2 डिवाइड बाई पाई वोल्ट है, देन इट्स RMS वैल्यू। यदि AC विभव का औसत मान 28/√2 पाई है तो इसका जो वर्ग माध्यम मूल मान क्या होगा। तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि VRMS, जो वोल्टेज एट RMS इज इक्वल टू इंस्टेंट वोल्टेज और मल्टीप्लाई बाई √2। तो ये जो वोल्टेज दी गई है हमें कितनी दी गई है, 28 इंटू √2, और √2 पहले ही था, और डिवाइड बाई पाई। तो जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो आंसर निकल के आता हमारा 17। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। जो आंसर की में जो ऑप्शन करेक्ट माना गया था वो 14 माना गया था, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो क्या आ रहा है, 17 आंसर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ वन साइकिल ऑफ AC अकर्स वेरी मिलियन सेकेंड देन द फ्रीक्वेंसी विल बी। यदि AC की एक चक्र प्रत्येक मिली सेकेंड में घटित होती है तो इसकी बारंबारता क्या होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। इफ़ वन साइकिल ऑफ AC अकर्स एवरी मिलियन सेकेंड देन द फ्रीक्वेंसी विल बी 1000 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द सर्किट कंटेन ओनली एन इंडक्टर और कैपेसिटर देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज। यदि परिपथ में केवल एक प्रेरक अथवा संधारित है तो धारा और वोल्टेज के बीच जो कला अंतर है वो कितना होगा। यदि सर्किट के अंदर ओनली या तो इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, जब फेज डिफरेंस होता है जो वोल्टेज और करंट के बीच वो होता है π/2 या 90 डिग्री कह सकते हैं हम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि एंगल की टर्म में जो पाई का जो मान होता है वो होता है 180। तो 180/2 तो कितना निकल जाता है 90 डिग्री, या π/2 भी उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वाट फॉर ए 200 वोल्ट सप्लाई देन फाइंड द RMS करंट थ्रू द बल्ब। यदि एक विद्युत बल्ब में 200 वोल्ट आपूर्ति तथा 1000 वाट शक्ति देने के लिए योग्य बनाया गया तो बल्ब में प्रभावित होने वाली RMS धारा ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि P इज इक्वल टू VI, जो पावर होती है वो होती है वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, RMS करंट की, मतलब I की वैल्यू पूछ रहा है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P/V। तो यहाँ पावर की वैल्यू दी गई है 100 और वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 200। तब इसको 20 से 20 कट जाएगी, 1/2। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। तो लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है 0.5, और जो आंसर की में जो आंसर माना गया था वो ये है, लेकिन एक्चुअल आंसर 0.5 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू साइनोसॉइडल करंट आर गिवन। I1 इज इक्वल टू 10
साइन WT प्लस पाई बाई 3, I2 इज इक्वल टू 15 साइन WT माइनस पाई बाई 4। देन द फेज डिफरेंस बिटवीन दैम, दो ज्वालाक्रिय धाराओं का समीकरण निम्न है। दो समीकरण दी गई है करंट की, दो साइनोसॉइडल करंट की टर्म्स दी गई है। तो उसमें हमें क्या पूछ रहा है कि वो फेज़ डिफरेंस पूछ रहा है। तो फेज़ डिफरेंस जानने के लिए हमें क्या होता है कि एंगल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कितना है पाई बाई 3, तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, तो यहाँ से निकल के आएगा 60 डिग्री। यहाँ है पाई बाई 4, तो 180 डिवाइड बाई 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 45। तो ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो इसलिए इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 105 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ हमसे फेज डिफरेंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज द फॉर्म फैक्टर विल बी, प्रत्यावर्ती विभव के लिए एक रूप गुणक होगा। तो जो फॉर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMS वैल्यू टू द मीन वैल्यू, या वर्ग माध्यम मूल मान और औसत मान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRO, जो CRO का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है। तो CRO स्टैंड फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ एन LED इज लाइट एमिटिंग डायोड, LED स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। एक LED के लिए धारा की आवश्यकता होती है। तो करंट रिक्वायरमेंट होता है फॉर ए LED इज़ बिटवीन 3 एम्पियर एंड 35 मिली एम्पियर, इन दोनों के बीच होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन बिटवीन ए सैंपल ऑफ P टाइप एंड N टाइप मटेरियल कोज विच एक्शन, एक P प्रकार व N प्रकार के पदार्थ के बीच संगम बनाने पर निम्न में से क्या प्रक्रिया होती है। तो ऐसा करने के लिए वो होता है दिष्टकारी या फिर रेक्टिफाइंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए सेमीकंडक्टर इज हीटेड देन इट्स कंडक्टिविटी, जब एक अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो जो उसकी कंडक्टिविटी है वो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हेन ए कंडक्टर इज हीटेड देन इट्स कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज, या बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस गेट इज नोन एज इन्वर्टर, तो किस गेट को हम उत्क्रम या प्रतिलोम भी कहते हैं, किस गेट को हम इन्वर्ट गेट कहते हैं। तो वो होता है हमारा नोट गेट, जो आउटपुट को हमारी बदल दे। अगर आउटपुट इनपुट अगर हमारी 1 है तो आउटपुट होगी 0, अगर इनपुट हमारी 0 है तो आउटपुट होगी 1। तो ये लॉजिक गेट्स होते हैं। तो एंड गेट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं या प्रतिलोमक गेट भी कहते हैं। ये क्या है कि इनपुट का उल्टा कर देता है जो आउटपुट जनरेट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर सिस्टम हैज़ ए बेस ऑफ 16, कौन सा अंक पद्धति का आधार है वो 16 होता है। तो जो नंबर सिस्टम में जो बेस देखा जाता है, जो 16 बेस होता है, वो हो जाए हेक्साडेसिमल का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैक्सिमम नंबर इन डेसिमल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट इन बाइनरी इज, द्वितीय अंक पद्धति में 4 बिट द्वारा प्रदर्शित अधिकतम दशमलव संख्या कितनी होती है। तो मैक्सिमम नंबर इन डेसिमल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 4 बिट इज 15। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए निबल इज इक्वल्स टू हाउ मैनी बिट्स, एक निबल में कितने बिट्स होती है। तो एक निबल में जो बिट्स की संख्या होती है वो होती है 4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंड गेट द आउटपुट ऑफ गेट इज 1 ओनली व्हेन द इनपुट ए एंड इनपुट बी आर बोथ। एंड गेट में गेट का जो निर्गत मान है 1 होता है जब जो निवेश ए और निवेश बी दोनों कितने होते हैं। तो जो मतलब आउटपुट आती है एंड गेट की वो 1 हो, तो हमारी जो इनपुट है वो कितनी होनी चाहिए। तो जो इनपुट होनी चाहिए वो भी
1 होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रांसफॉर्मर द कॉपर लॉस एट हाफ लोड एज कंपेयर टू कॉपर लॉस एट फुल लोड विल बी। एक परिणामित्र के अर्धभार की ताम्र हानियाँ उसकी पूर्ण भार पर ताम्र हानियों की तुलना में कितनी होती है। तो इन्हें ट्रांसफार्मर जो कॉपर लॉस होता है एट द हाफ लोड कंडीशन पे एज कंपेयर टू द कॉपर लॉस एट द फुल लोड कंडीशन विल बी 1/4। वो क्या होता है कि 1/4 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर विल बी लार्जेस्ट इन साइज। निम्न में से कौन सा परिणामित्र का आकार अधिकतम होता है। तो विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो लार्जेस्ट इन साइज होते हैं वो होते हैं 1 किलो वोल्ट एम्पियर और जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 25 हर्ट्ज या 25 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स देन इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी कॉइल द ट्रांसफॉर्मर विल बी। अगर सेकेंडरी कॉइल में एक द्वितीयक कुंडली में जो प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं तो वो ट्रांसफॉर्मर है वो किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में क्या है ज़्यादा टर्न और प्राइमरी में कम टर्न्स है, नंबर ऑफ तो कॉइल्स होती है उनकी जो संख्या कम है। तो इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द यूनिट ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज मस्ट बी। एक इकाई ट्रांसफॉर्मर के लिए उच्च वोल्टता कितनी होनी चाहिए। फॉर द यूनिट ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज मस्ट बी 24 किलो वोल्ट या 24 किलो वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफॉर्मर इज। परिणामित्र में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफॉर्मर इज टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑयल इन द टैंक। टैंक में जो तेल के फैलाव और संकुचन को नियंत्रित करता है, जिसको ये फंक्शन होता है कंजर्वेटर का इन द ट्रांसफॉर्मर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फैक्ट दैट ए ट्रांसमिशन कंडक्टर कैरीज मोर करंट ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू कोर इज नोन एज। एक संरक्षण लाइन के चालन की सतह पर उसके कोर की तुलना में अधिक धारा प्रवाह होती है तो इस तथ्य को हम क्या कहते हैं। सो इस तरह के जो होती है कंडीशन उसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चांसेस ऑफ कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन आर मैक्सिमम ड्यूरिंग। संरक्षण लाइन में जो कोरोना की जो संभावना है बढ़ जाती है किस सीज़न में बढ़ती है। वो बढ़ती है ह्यूमिड वेदर, जो आर्द्र वातावरण होता है, जो ह्यूमिडिटी वाला जो एनवायरनमेंट या वातावरण होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो कोरोना हो जाता है ट्रांसमिशन लाइन के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है इस दौरान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू। संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में धारा प्रभाव का क्या कारण है। अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। तो लाइन की धारिता पर निर्भर करता है नो लोड कंडीशन में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर द इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज केबल इज। उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाली सामग्री कौन सी है। तो जो मटेरियल कॉमनली यूज करते हैं फॉर द इंसुलेशन इन द हाई वोल्टेज केबल इज़ द पेपर या कागज़ का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लाइन विच कनेक्ट्स बिटवीन द सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज। सब स्टेशन को वितरण परिणामित्र से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है। तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फीडर। तो ए लाइन विच कनेक्ट बिटवीन द सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज द प्राइमरी फीडर या प्रारंभिक फीडर उसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम इज़ मोर रिलायबल या मोस्ट रिलायबल, निम्न में से कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है? तो जो रिंग मेन सिस्टम होता है पावर सिस्टम के अंदर, वो क्या है कि मोस्ट रिलायबल होता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रिंग मेन सिस्टम या रिंग मेन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रेजिडेंशियल एरियाज आर, आवासीय क्षेत्रों के लिए वितरक है। तो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेजिडेंशियल एरियाज हैज़ 3 फेज एंड 4 वायर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज कंपेयर टू ए 2-वायर DC डिस्ट्रीब्यूटर, ए 3-वायर डिस्ट्रीब्यूटर विद सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ यूज ओनली, 3 तार या 2 तार DC वितरक की तुलना में समान पृथ्वी के लिए अधिकतम वोल्टता के साथ 3 तार वितरक केबल प्रयोग करता है। तो क्या होगा इसमें ऐसे में यूज़ करने पर? तो 31.25% ऑफ कॉपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ एन AC सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो AC परिपथ वियोजा की विच्छेदता क्षमता जो सामान्यतः व्यक्त की जाती है, तो वो व्यक्त की जाती है MVA में। तो यहाँ MVA का मतलब होता है मेगा वोल्ट एम्पियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेगा वोल्ट एम्पियर में एक्सप्रेस की जाती है जो ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द AC सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डूरिंग आर्क एक्सटेंशन ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर द गैस SF6 परिपथ वियोजक में आर्क शमन के दौरान कौन सी गैस यूज की जाती है? तो इसके अंदर क्या किया जाता है? डिकम्पोज इनटू द SF4 एंड SF2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर यूज इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वायु ब्लास्ट परिपथ वियोजन में जो वायु यूज की जाती है वो इसलिए यूज की जाती है मस्ट बी फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर। ये क्या होता है कि आर्द्रता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है एयर के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल सर्किट ब्रेकर शुड ऑफर, एक आदर्श परिपथ विच्छेदक को प्रदान करनी चाहिए। फॉर द आइडियल सर्किट ब्रेकर शुड ऑफर द 0 एंड इनफाइनाइट इम्पीडेंस बिफोर एंड आफ्टर इंटरप्शन रेस्पेक्टिवली, क्रमशः रुकावट से पहले और बाद में शून्य और अनंत प्रतिबाधा होनी चाहिए फॉर द आइडियल सर्किट ब्रेकर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज टेम्परेचर राइजेज द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन ऑफ केबल, केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होता है? तो एज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द केबल विल बी डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वो तेज़ी से क्या है कि एकदम घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अंडरग्राउंड केबल द वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट, भूमिगत केबल पर विभव दबाव अधिकतम होता है। फॉर द अंडरग्राउंड केबल द वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द कोर ऑफ द कंडक्टर, जो चालक की जो कोर होती है उस पर वोल्टेज स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होती है किसके अंदर? अंडरग्राउंड केबल के अंदर या भूमिगत केबल के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अंडरग्राउंड केबल्स द डेप्थ ऑफ ट्रेंच इज यूजुअली, भूमिगत केबल के लिए खाई या ट्रेंच की जो गहराई वो सामान्यतः कितनी होती है? तो एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, इसमें ये पूछा जाना था कि फॉर द अंडरग्राउंड केबल द डेप्थ ऑफ ट्रेंच इज यूजुअली फॉर, 2 तरह की जो केबल होती है 3.3 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट केबल के लिए जो ट्रेंच होती है, जो डेप्थ ऑफ ट्रेंच होती है वो कितनी होती है, या 22 किलो वोल्ट से 3300 जो किलो वोल्ट जो केबल होती है उसके लिए जो डेप्थ ऑफ ट्रेंच होती है वो कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा जाना था। तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर द अंडरग्राउंड केबल, किसी भी भूमिगत केबल के लिए जो ट्रेंच मतलब जो खाई
की जो हाइट होती है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से, जो केबल का जो ऊपरला वाला हिस्सा होता है उसी को हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ ट्रेंच। तो वो अगर केबल मतलब जो ट्रांसमिशन हो रही है कितने वोल्ट की है, वो अगर 3.3 किलो वोल्ट से अगर 11 किलो वोल्ट तक है, तो जो डेप्थ ऑफ ट्रेंच होगी, मतलब जो गहराई, खाई की जो गहराई होगी वो होगी 0.9 मीटर। तो डेप्थ ऑफ ट्रेंच क्या होती है, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से और जो वायर का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ ट्रेंच। इसी क्रम में अगर 22 किलो वोल्ट से अगर 33 किलो वोल्ट की जो केबल है उसके लिए जो डेप्थ ऑफ ट्रेंच होती है वो होती है 1.05 मीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाना था, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने गलत पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल कोर केबल आर यूजुअली नॉट प्रोवाइड विद। एकल कोर केबल में सामान्यतः प्रदान नहीं करते। द सिंगल कोर केबल आर यूजुअली नॉट प्रोवाइडेड विद द स्टील आर्मरिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैम्पिंग टॉर्क इन इंस्ट्रूमेंट इज जनरली नॉट प्रोड्यूस बाय। इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन आघूर्ण सामान्यतः उत्पन्न नहीं करता। तो डैम्पिंग टॉर्क इन इंस्ट्रूमेंट इज जनरली नॉट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिकली या स्थिर वैद्युत रूप में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132 किलो वोल्ट AC वोल्टेज कैन बी मेजर बाय। 132 किलो वोल्ट AC विभक्ता माप सकते, तो किसके द्वारा मापी जाती है, वो मापी जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के द्वारा या स्थिर वैद्युत वोल्टमीटर से। इसको इतनी जो वोल्टेज होती है 132 किलो वोल्ट AC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 100 वोल्ट voltmeter has an accuracy of 5% on full scale, then the percentage error while measuring the 50 वोल्ट will be। एक 100 वोल्ट वोल्टमीटर की पूर्ण मापने की जो शुद्धता है वो 5% है, तो 50 वोल्ट मापन पर प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो ये क्या है कि जो त्रुटि है, जो एरर है, एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरर इज इक्वल्स टू फुल स्केल रीडिंग टू द जो मेजर्ड स्केल रीडिंग है, मेजर्ड स्केल रीडिंग, और मल्टीप्लाई करते हैं उसकी एक्यूरेसी एट द फुल स्केल, जितनी परसेंटेज दी गई। तो यहाँ हमसे जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है, जो फुल स्केल रीडिंग दी गई है वो दी गई है 100 वोल्ट, और मेजर्ड स्केल रीडिंग दी गई है वो दी गई है 50 वोल्ट, और एक्यूरेसी एट द फुल स्केल वो दी गई है 5%। तो ये 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगी 10%, 10%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दोबारा बता देता हूँ, जो एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फुल स्केल रीडिंग टू द मेजर स्केल रीडिंग, और मल्टीप्लाई गुणा होता है एक्यूरेसी एट द फुल स्केल। तो यहाँ जो एक्यूरेसी एट द फुल स्केल दी गई है वो 5% दी गई है, और फुल स्केल रीडिंग है वो 100 वोल्ट है, और मेजर स्केल रीडिंग है वो 50 वोल्ट। तो इस तरीके से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पावर फैक्टर मीटर हैज़। एक शक्ति गुणांक मीटर में होती है, जो पावर फैक्टर मीटर हैज़ नो कंट्रोल स्प्रिंग, उसमें कोई नियंत्रण जो स्प्रिंग है वो नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैगर इज़। एक मैगर क्या होता है, तो मैगर क्या होता है कि एक मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम में आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट या चल कुंडलित प्रकार का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन पावर प्लांट टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्मोक इज। शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या स्थापित या किस यंत्र को स्थापित किया जाता है। द इक्विपमेंट इंस्टॉल इन पावर प्लांट टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्मोक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर
ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्टॉल कर दिया जाता है पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन स्टेशन हैज़ मिनिमम रनिंग कॉस्ट। निम्न में से किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन लागत होती है। तो ये लागत होती है जो हाइड्रो होता है या जलीय, जो पानी के द्वारा जो बिजली जनरेट की जाती है पावर स्टेशन के अंदर, उसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द सी वाटर इज मोर एडवांटेज। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए अधिक लाभदायक है। तो ये होती है टाइडल पावर, जो ज्वार शक्ति होती है वो क्या है कि उसके द्वारा जो पावर जनरेट करते हैं, जो सी वाटर को यूज़ किया जाता है, वो बहुत ही लाभदायक होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज। पन बिजली संयंत्र क्या होते हैं, ये होते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। निम्नलिखित में से कौन पन बिजली संयंत्र में साइट चयन के लिए एक आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसमें जो सेडिमेंटेशन है या तल छट है उसकी आवश्यकता हमें, जो साइट सिलेक्शन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मॉडरेटिंग रेशियो। निम्नलिखित में से किसका अधिक मॉडरेटिंग अनुपात होता है। तो जो DTO होता है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, जो हैवी वाटर भी कहते हैं, उसका जो मॉडरेटिंग रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द कंट्रोल रोड आर इंसर्ट इनटू द रिएक्टर। जो K होता है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, बिकेम कितना होगा। जब नियंत्रण रोड को रिएक्टर में प्रवेश कराया जाता है तो K का जो मान है वो कितना होता है, वो होता है लेस देन 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस आर टाइप्स ऑफ विच नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। क्षितिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष किस अपारंपरिक बिजली संयंत्र के एक प्रकार होता है। तो हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस आर द टाइप्स ऑफ, ये होते हैं विंड्स मिल के, जो कि नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स होता है। इससे क्या है कि जो पोल्यूशन है वो ना के बराबर मतलब होता ही नहीं है। उसके द्वारा जो विंड्स मिल्स होती है उसके द्वारा हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मॉड्यूल इन ए सोलर पैनल रेफर टू। एक सोलर पैनल में जो मॉड्यूल है वो इंगित करता है। तो जो सोलर पैनल में जो मॉड्यूल होता है वो होता है सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द सोलर सेल। सोलर सेल की जो श्रेणी और समानांतर क्रम व्यवस्था में होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज प्रीफर्ड फॉर द सोलर पावर प्लांट। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित होता है। तो जो हॉट हो और एरिड या शुष्क जोन हो, जो गर्म और शुष्क क्षेत्र हो, वो एरिया जो सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत ही मोस्ट प्रेफरेबल होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELCB। ELCB का जो पूरा नाम क्या है। तो ELCB स्टैंड फॉर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द 2 टन एयर कंडीशनर विच वायर केबल इज सूटेबल। 2 टन AC या एयर कंडीशनर के लिए किस तार का जो साइज़ है वो उपयुक्त माना जाता है। तो उसके लिए जो साइज़ जाता है, जो वायर की जो तार का जो साइज़ होता है वो होता है 4 mm²। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज एज ए सेफ्टी डिवाइस। किस युक्ति को सुरक्षा युक्ति की तरह प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूज़ है, फ्यूज़ का एक सेफ्टी डिवाइस माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूज वायर शुड पजेस। फ्यूज वायर के पास क्या होना चाहिए। तो फ्यूज वायर शुड हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट।
जो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेयर केस वायरिंग यूज। जो सीढ़ियों पर जो वायरिंग जो प्रयोग में लाई जाती है उसमें क्या होता है, वो होता है टू वे स्विच। टू वे स्विच होता है कि जब हम ऊपर से भी लाइट को ऑन कर सके और नीचे से भी ऑफ या ऑन कर सके। तो एक ही स्विच से दो जगह हम ऑपरेट कर सकते हैं बल्ब को या किसी भी लाइट को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वायरिंग इज रिकमेंडेड ओनली फॉर टेम्पररी इंस्टॉलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग अस्थायी स्थापना के लिए उपयुक्त होती है। तो किस वायर को हम टेम्पररी इंस्टॉलेशन के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो उस वायरिंग होती है क्लीट वायरिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रिक वायरिंग ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर कनेक्टेड इन। विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण जुड़े होते हैं। तो इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो संयुक्त समानांतर श्रेणी में कनेक्टेड होते हैं। अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट फूक रहा है तो सारे इंस्ट्रूमेंट है वो फूक जाते हैं। तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या है कि अगर लाइट अप डाउन आती है, अगर एक इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो रहा है तो वही ख़राब होगा, बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि पैरेलल अरेंजमेंट डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड ऑफ। एक इलेक्ट्रिक प्रेस में तापक तत्व आमतौर पर बनाया जाता है। तो जो हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड ऑफ द नाइक्रोम। नाइक्रोम का बना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सीलिंग फैन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड। छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है। तो इन्हें सीलिंग फैन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ माइक्रोवेव ओवन जनरेट्स द माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव ओवन में कौन सा भाग माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। तो जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसके अंदर क्या होता है कि माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है। तो जो मैग्नेट्रॉन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मोटर इज़ यूज इन पंप ऑफ डोमेस्टिक वाटर कूलर। घरेलू वाटर कूलर के पंप में कौन सी मोटर प्रयुक्त करते हैं। जो घरेलू वाटर कूलर के जो पंप में जो मोटर यूज की जाती है वो की जाती है सैडिड पोल मोटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चारकोल एंड साल्ट नीडेड फॉर द GI पाइप अर्थिंग। GI पाइप की अर्थिंग में चारकोल और नमक की मात्रा कितनी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए चारकोल चाहिए 10 किलो और साल्ट भी चाहिए 10 किलो। तो बराबर मात्रा में चारकोल और साल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशन। एक वृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए। तो फॉर द लार्ज पावर स्टेशन जो अर्थिंग रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.5 ओम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द। जो भू संपर्क तार है वो जोड़ा जाता है ग्राउंड से। तो अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ अर्थ वायर इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ। अर्थ वायर का जो माप एक आधार पर निर्धारित करते। तो साइज ऑफ द अर्थ वायर इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लाइन। जो लाइन की जो धारा प्रभाव क्षमता है उस पर बेस या निर्धारित करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों।